नमस्ते, WH न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। आज हम नागपुर के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को मिलने वाले हैं जिनका नाम है बाबा मेंढे। बाबा मेंढे पूरे नागपुर शहर में वैसे भी सबसे परिचित है। बाबा मेंढे इनका जो सामाजिक कार्य है वो हमेशा निरंतर रूप से हमेशा चलते रहता है। अभी भी कोरोना काल में उनका जब से लॉकडाउन लगा है तब से उनका कार्य शुरू है। लॉकडाउन के समय मजदूरों को उनके गाँव पहुँचाना, लॉकडाउन के समय गरीबों को अनाज बांटना, अभी कोरोना की जो बढ़ती संख्या हुई उस समय गरीबों को अस्पताल पहुंचाना, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देना। इसलिए अपन बाबा मेंढे से जानते हैं ऐसा सामाजिक कार्य बाबा मेंढे कैसे करते हैं। चलो अपन मिलते हैं बाबा जी मेंढे से। नमस्ते बाबा मेंढे जी। नमस्कार सर। हाँ, हम आपके जो हमारे दर्शक है WH न्यूज़ के, आपका जो कार्य है ये कोरोना काल में, तो आप ये कार्य कैसा करते हैं हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। नमस्कार साथियों, मैं बाबा मेंढे नागपुर से हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस महामारी के दौर में अभी जो नागपुर जो पूरे देश में सबसे हॉट ये रहा है, सबसे ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या निकली नागपुर में निकली, एक दिन में 10-10 हज़ार। इसी समय अप्रैल में मेरी दीदी जो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, उनको कोरोना ने घेर लिया था। तो उनका 1-2 दिन हमने घर में ही ट्रीटमेंट किए। तो लेकिन उनको कहीं पे बेड नहीं मिल रहा था, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और पूरा नागपुर मतलब हॉस्पिटल तो भरा पड़ा हुआ था। और उनको भी ऐसी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, वहाँ भर्ती हूँ। और बहुत सारा उनको डर लगा हुआ था कि अभी जो ये हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ठीक है, हाँ, पैसे नहीं है हॉस्पिटल के लिए, पैसा बहुत लग रहा है हॉस्पिटल में, 4-4, 5-5 लाख रुपए लग रहा है। इस तरीके से उनकी जो स्थिति थी वो पूरी हमारे ध्यान में आई परिवार में। तो एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तो उनका ऑक्सीजन लेवल जो था 85 के करीब गया था। तो डॉक्टर ने हमको बताया कि इनको ऑक्सीजन लगेगा। मैं एक हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोले कि इनको आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगेगा। तो मैं एक मेडिकल स्टोर में गया, वहाँ पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलता है उनसे बातचीत किया। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो प्राइस है अभी ये 65,000 की है, पहले 30,000 में आता था। तो मैंने वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेरी सिस्टर के ले लिया, और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मेरी सिस्टर को मैंने लगाने के बाद में वो 2 दिन अच्छी मतलब उनकी तबीयत ठीक रही, लेकिन तीसरे दिन वो चली गई है। तो आपने वो जो लाए थे ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसका इस्तेमाल बाकी लोगों के लिए शुरुआत किए थे ना आपने? हाँ, वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था मेरे घर में दीदी चले जाने के बाद में, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मैंने 60-70 हज़ार रुपये का लिया था वो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो लोगों को आस पड़ोस को दोस्तों को पता चला कि इन्होंने बाबा मेंढे ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपनी सिस्टर के लिया, तो किसी ने उन्होंने मांगा मुझे, तो मैंने उनको वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया और वो मरीज उससे ठीक हो गया मतलब वो उनको रिलीफ हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, होम क्वारंटाइन थे। तो ऐसा करते करते 1 को 2 को 3 को ऐसा देते गया, तो उनका जो आशीर्वाद मिला और मुझे पता चला कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, ना मिलने की वजह तो मैंने वो बहुत सारे ऑक्सीजन मैंने अपने पैसे से, खुद के पैसे से वो ख़रीदा, और लोगों को फ्री ऑफ, उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हुए मैंने उन लोगों को वो दिया ऑक्सीजन। तो ऐसे समय में पूरे लोगों को बहुत जल्दी अच्छे कामों की चर्चा हुई। तो ऐसा कोई समय आएगा जहाँ पे आपने एकदम ऑक्सीजन अगर थोड़ा लेट होता है तो हो जाता था किसी को मदद पहुँचाने के लिए, या उसकी जान भी जा सकती थी, ऐसा कोई समय आया क्या आपके पास? ऐसे एक नहीं, बहुत उदाहरण है मेरे पास। देखा था उदाहरण ऐसा है हमारे। एक दिन रात को मुझे 10:30 बजे करीब फ़ोन आया सौंसर से। सौंसर नागपुर से 40-50 किलोमीटर का करीब है वो। तो वहाँ से फ़ोन है कि सर हमको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा क्या। मैं उनको पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोले कि मैं वहाँ से सौंसर से बोल रहा हूँ। तो मैंने कितना किलोमीटर है, तो उन्होंने बोले 60 किलोमीटर नागपुर से करीब। तो मेरे को आने को आपको 1 घंटा लगेगा और जाने को आपको 1 घंटा लगेगा, और पेशेंट की जो स्थिति बहुत नाजुक है। तो मैंने बोला कि एक काम कीजिए, आप आधा फासला कवर कर लीजिए, आधा फासला में, और मैं उतने समय में एक
एक कोराडी के पास, कोराडी के आगे सावनेर के पहले, वहाँ पे आधे घंटे के अंदर मेरी गाड़ी से पहुँचा, आधे घंटे के अंदर वो आए। 30 किलोमीटर आप चले गए, हाँ 30 30 किलोमीटर वो आ किलोमीटर, गए। हाँ वो आए और उनको मैंने वो ऑक्सीजन सिलेंडर रात को 11 बजे दिया और उनको समझाया कि कैसा इसको यूज़ करते हैं। यूट्यूब में आप देख के उन्होंने वो ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल, जो छोटा सा पोर्टेबल रहता है, वो लेके गए और मरीज को लगाया उन्होंने और उनका ऑक्सीजन लेवल बराबर है। और उन्होंने दूसरे तीसरे दिन उनको ऑक्सीजन जो था वो यूज़ करके वो हॉस्पिटलाइज हो गए और उनकी जान बची। तो उन्होंने जो दुआ मुझे दी, तो वो जो दुआ मुझे दी, वो उससे मेरा जो हौसला और काम करने का जो बढ़ा, वो पूरे नागपुर को पता है और पूरे देश को पता है। आप अभी गरीबों को कुछ अनाज भी बांटते हुए दिखे, काफ़ी संख्या में जो गरीब थे वो हर रोज़ आपकी गाड़ी दिखती थी अनाज बांटते हुए। ये आप खर्चा कैसा कर करते हैं? मैं पिछले साल से कर रहा हूँ ये जो रोज़ मैं लॉकडाउन के समय से हाँ पिछले साल में भी लोगों की परिस्थिति ख़राब थी, लोगों को हमने अनाज बांटे, खाना बांटे, मास्क बांटे, कहीं पे भी उनको आर्थिक मदद भी किए हमने। जो वॉकिंग करके लोग लेबर लोग आए थे उनको भी हमने ये किया। पिछले साल सभी लोगों ने किया, लेकिन इस बार बहुत कम लोग अनाज लेके लोगों को मदद किए, बिना मतलब खाना नहीं दिए और अनाज भी नहीं दिए। तो मेरे पास में पैसे हैं भगवान की दया से, ठीक ठाक है मेरा फाइनेंशियल पोजीशन। और मैं जिनको सिलेंडर देता हूँ तो जिनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो कुछ वो मदद करते हैं अनाज की, तो वो जो उनसे सहायता मिलती है, कुछ मेरे पास से सहायता, ऐसा करके मैं रोज़ सुबह 7 बजे कोई भी एक चौक में जहाँ पे मेरी गाड़ी रहती है, एक खुला ट्रक है, मिस्टर सिंह साहब करके है, उन्होंने मुझे ट्रक दिया है। वो ट्रक में सामान हम डालते हैं अनाज का, आटा, चावल, गेहूँ और बाकी दाल, शक्कर, ऐसा। और हम चौक चौक में वो स्टॉल लगाते हैं। और एक मिस्टर खुराना साहब है, उन्होंने हमको पेट्रोल दिए, गाड़ी में पूरा हमारा पेट्रोल रहता है। एक सिंधी भाई है जो कम दाम में हमको अनाज देते हैं। ऐसा करके हमारा वो कारवां चालू है और रोज़ लोगों को 50-100 लोगों को रोज़ हम एक 15 दिन 20 दिन का एक राशन देते हैं। नागपुर शहर का जो पंचशील चौक है, वहाँ पे एक गर्भवती महिला के बारे में कुछ खबर आई थी आपके बारे में, वो क्या खबर थी वो गर्भवती महिला की? कुछ दिन पहले मैं सदर से मेरे दोस्त के यहाँ से जब आ रहा था तो पंचशील चौक में दोपहर के 2 बजे थे। पूरा लॉकडाउन के वजह से पूरा एरिया जो सुनसान पड़ा हुआ था और एक ऑटो में मैंने देखा एक युवा कपल मतलब ऐसे परेशान दिखे। तो मैं जाके देखा कि क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी वाइफ जो है इनको कोरोना हुआ है ये, और कहीं पे भी हमारे पास अभी पैसे नहीं है और कहीं पे भी हमको मेवो मेडिकल कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है और प्राइवेट में भी हमको ले नहीं रहे, पैसे नहीं है। और जो परिवार था गरीब, एकदम गरीब था, तो मुझे देखा नहीं गया। तो मेरे जो गाड़ी में हमेशा जो मेरे गाड़ी में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन मास्क रहता है, ऑक्सीमीटर रहता है, नारियल पानी रहता है। तो मैंने वो जो महिला थी उसको मैंने चेक किया अपना मेरे पास का ऑक्सीमीटर से, तो उसका जो लेवल दिखा मुझे 85 करीब दिखा। तो मैं तुरंत मेरे पास में जो पोर्टेबल ऑक्सीजन था उसको लगाया और उसको लगाने के बाद में उसको एक नारियल पानी दिया तो उसको अच्छा महसूस हुआ। और उसको मैं तुरंत में एक सिटी स्कैन करने लेके गया और सिटी स्कैन में देखा तो उसका जो परसेंटेज था वो बहुत कम था। तो मैंने उनको हिम्मत की, आप डरो मत, आपको अभी कुछ होने वाला नहीं है, ये सब कॉमन है अभी। और उनको एक हॉस्पिटल में मैंने एड्रेस दिया और वहाँ पे वो भर्ती हो गए और वो महिला की जान अभी मतलब ठीक है। और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी। वो जो था, जो नागपुर शहर के बाहर जो विदेश में कुछ लड़के रहते हैं माता पिता के, तो विदेशी भी किसी ने आपसे संपर्क किया था, उनके माता पिता की तबीयत कोरोना की वजह से ठीक नहीं है, तो आपने ऐसा कौन सा परिवार था वो? नागपुर का ही वो परिवार थे। नागपुर के कुछ में एक दिन मुझे रात को फ़ोन आया कि आप बाबा मेंढे बोल रहे हैं? बोला हाँ मैं बाबा। से आए? एक अमेरिका से फ़ोन आया था, एक अमेरिका से फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे पूछे कि आप बाबा मेंढे बोल रहे हैं? जी हाँ मैं बाबा मेंढे बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोले कि हम नागपुर से ही हैं और बैराम जी टाउन में मेरे माता पिता रहते हैं, तो आप उनको कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, उनकी तबीयत ख़राब है और हमारे
को मदद करने में कोई तैयार नहीं है, मतलब मम्मी पापा को मदद करने में कोई तैयार नहीं। और जो एरिया जो है बैरामगंज टाउन उस समय पूरा सील हुआ था, तो मैं बोला कि आप मुझे एड्रेस बताइए आपके घर का, मैं वहाँ पे पहुँच के उनको जो मेरे से मदद हो सकती मैं करता हूँ। तो उनसे मैंने उनका एड्रेस लिया और उनके घर में गया, तो एक फ्लैट में उनके माता पिता थे और वहाँ की परिस्थिति इतनी डरावनी थी कि वो जो 65 प्लस की जो आंटी थी और अंकल थे 67 प्लस के, तो देखा मैंने कि आंटी जी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने गया, उनको ऑक्सीमीटर से चेक किया और उनको ऑक्सीजन लगाया। मेरा जो ये था उनका 92 का ऑक्सीजन लेवल था, तो मैंने उनको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगाया। तो जो अंकल थे वो अंकल की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो उनको भी मैंने चेक किया, तो उनको भी ऑक्सीजन की, तो एक ही मशीन से जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रहता उसको एक साथ में 2 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकता। तो मैंने उनको दोनों को एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दोनों को ऑक्सीजन दिया और उनको उनके डॉक्टर के हिसाब से मैं बोला कि आप डॉक्टर से सलाह कर कीजिए और आपकी एक दवा आप चालू कर दीजिए। ऐसा करके वो रात उनकी निकल गई और वो दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज हो गए। अभी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है आपकी वाली, कोई आपको खुदा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई देवदूत भी बोलता है, तो आपके मन को कैसा लगता है इस बारे में? ये तो लोगों की अभी सोच है कि उनको कितने जल्दी लोगों ने मदद किया, कौन उनको मदद कर रहा है, कैसा कर रहा है। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ और मुझे ये सब काम करने में मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को मेरी मदद से लाभ होता है, तब ये उनके जो शब्द होते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़े होते हैं। लेकिन ऐसा मैं कुछ हूँ नहीं, हर आदमी एक अपने आप में एक मददगार होता है और किसी की भी आप मदद करो तो आपको थैंक्स बोलेगा, उनके जो शब्द है वो आप अच्छे वाले वो आपके लिए प्रति निकलेगा। इस काम के लिए आपको कौन कौन मदद करते हैं? जैसे नागपुर शहर में आपके कुछ मित्रगण होंगे, कुछ रिलेटिव भी होंगे, तो कुछ उनका भी सहयोग आपको मिलता है काम के लिए? स्टार्टिंग में से तो ये पहले मैंने खुद ही चालू किया था, लेकिन जैसे जैसे मेरा काम का दायरा बढ़ता गया, लोगों को मैं ऑक्सीजन देते गया, तो बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे सामाजिक संगठन थे, सामाजिक लोग थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बोले कि हम आपको मदद करने के लिए तैयार, तो उनका भी मैंने सहयोग लिया। आम आदमी पार्टी के भी कुछ वॉलंटियर बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मेरा सहयोग लिया, मैंने उनका सहयोग लिया और उनके सहायता से पूरे नागपुर के अंदर में मैंने हजारों लोगों को ये जो ऑक्सीजन सेवा है, अनाज की सेवा है, और ये सारी उनके माध्यम से मैंने किया हो। इतने बड़े शहर में एक बाबा मेंढे कार्य कर रहा है, आपको लगता है होगा ना ऐसे और भी बाबा मेंढे की जरूरत है? पूरे देश में है, बहुत लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जितना लोगों ने सामने आना चाहिए इस समय में वो सब लोग दिख नहीं रहे मुझे, और जो दिख रहे हैं उनकी सेवा पूरी ये नहीं है, क्योंकि अकेले मेरे से नहीं होगा। मेरे जैसे हजारों लोगों जब ये लोग जुड़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो ये कोरोना जैसे विषय ही नहीं रहेगा। अभी जो कोरोना काल चल रहा था तो कोई घर के बाहर निकलने को तैयार नहीं था, सब लोग घर के अंदर थे और आप बाहर निकलते थे, आपके परिवार वाले कोई भी आपको मना नहीं करते थे क्या उस समय? और आपको बाहर निकलने में डर नहीं लगता था क्या? डर की तो कोई बात नहीं है सर, डर तो हर चीज़ का डर तो हमको रहना चाहिए, लेकिन डर इतना भी नहीं कि हमारी जान जाए उसमें। जब मेरी सिस्टर को मैंने देखा कि उसकी जो हालत थी वो डर के वजह से गई, ये जो डर है ये हमको डर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो अगर आप किसी को इस कोरोना के इसमें मदद करते हैं तो आपको ये जो कीटाणु जीवाणु जो जिससे होता है ये इसी से होता है। अगर आप कोई तालाब में कूद रहा है और आप उसको बचा रहे हो तो आपको डूबने का डर रहेगा। कोई आग लगी है, किसी को आप आग से बचा रहे हो तो आपको जलने का डर रहेगा, ठीक है। आप जैसे बाहर जाते थे तो आपके घर के वाले को क्या लगता है? हाँ, मैं वही बता रहा आपको। तो जैसा मैंने बताया कि अभी कोई डूब रहा है, अगर हम उसको बचाने जाएंगे तो हमको डूबने का डर रहेगा। कोई आग में जल रहा है, अगर हम उसको बचाने जाएंगे तो हमको जलने का डर रहेगा। कहीं पे किसी दो व्यक्ति की झगड़ा हो रहा, अगर हम बचाने जाएंगे तो हमको मार लग सकता है। तो लेकिन ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक कोरोना एक संसर्गजन्य रोग है और इसको हम अगर किसी की हेल्प करते हैं तो ये जो हमको एक 24 घंटे के बाद में उसका इफेक्ट होता है।
तो ये 24 घंटे के बाद में इफेक्ट होता है, तो पहले हमारे जो नाक में जाता है, फिर गले में जाता है, फिर छाती में जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप किसी की भी मदद करो, आपके पास मास्क नहीं है समय पे, आपके पास में कोई सैनिटाइज नहीं है, तो भी आप मदद कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कहीं पे घर जाते हो तो पूरा नहा के जाना चाहिए, पूरा आपको स्टीम लेना चाहिए, और इससे वो कोरोना निकल जाता है। आपको मास्क वास्क सब लगा के, तो ये जो डर है कोरोना का, ये इस तरीके से मैंने वो किया, और मेरे को आज तक कोरोना हुआ नहीं। मैंने अपना लस भी लिया हूँ कोरोना की, और मेरे को डर नहीं लगा। मैं पूरी प्रोटेक्शन से अपना लोगों के लिए मदद करता हूँ, और मैंने डर निकाल दिया हूँ। लेकिन जब मैं घर में जाता हूँ, किसी को घर में जाके सीधा नहा लेता हूँ, और स्टीम लेता हूँ, और गरारे करता हूँ नमक के पानी के, और कुछ नहीं होता। तुरंत में हर 4 घंटे के बाद में किसी को मैं मदद किया तो मैं तुरंत घर में आके नहा के वो कर लेता हूँ, और अभी तक मुझे ऐसा कुछ मेरी इसमें हुआ नहीं है। घर में भी आपने ऐसे कुछ निर्देश दिए हैं कोरोना से डरना नहीं चाहिए? कोरोना से सबसे पहले तो मैं अपने परिवार के बहुत ख्याल करता हूँ, ठीक है। मैं बाहर में कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे परिवार का है, मैं पूरी तरह से उनका ख्याल रखता हूँ, ठीक है। मैं जब भी अपने बाहर से कहीं से भी आता, मैं घर में नहीं जाता। घर के बाहर से मैं मेरे घर में ऐसे बाहर से बाथरूम है, मैं वहाँ पे जाके पहले नहा लेता हूँ, कपड़े सब ये कर लेता हूँ। बाहरी स्टीम है, बाहर से स्टीम लेता हूँ और गरारे करता हूँ। उसके बाद में मैं घर पे जाता हूँ, और सारी जो चीज़ें हैं, विटामिन सी है, सारी चीज़ें मैं लेता हूँ, और डरने की कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन आपने मास्क, ये दूरी, ये सब लगाना जरूरी है। हर किसी में हिम्मत नहीं होती है, जो ये चीज़ को समझ सकता है बस वही समझ सकता है इसको। इस कार्य के लिए जब आप बाहर से निकलते हो तो आपका परिवार का पूरा साथ आपके साथ रहता है क्या बाहर जाते समय? हाँ, मेरी जो पत्नी है बहुत अच्छी है, और ये सब काम में मुझे बहुत साथ देती है। कभी तक उसने आज तक मुझे शुभांगी है, और कभी मुझे तकलीफ नहीं। एक दिन तो ऐसा हो गया कि रात को मुझे फ़ोन आया, रात को 2:30 बजे फ़ोन आया मुझे कि मैं पिपरा फाटा से बोल रही हूँ, और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आप दे सकते क्या? मैं बोला हाँ। आप कहाँ से बोल रहे? तो उन्होंने बोले मैं पिपरा फाटा से। तो बोला इतने रात को आपके यहाँ कोई है जेंट्स, तो आप मुझे बताइए, मैं उनको दे देता, आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने, एक छोटी सी बच्ची थी, एक 15-16 साल की लड़की होगी, तो उसने बोला कि हमारे घर में कोई नहीं है अंकल, हम 3 बहना है और मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव है। तो मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे लगा मैंने अपनी जवाबदारी पूरी करना चाहिए, और मैं उतने रात में ऑक्सीजन लेके, मेरे गाड़ी में ऑक्सीजन डाल के मैं निकल रहा था, तो देखा मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं, मतलब मैं जा सकता था लेकिन वापस नहीं आ सकता था। जाने का तो साधन था, वापस आने का कोई ये नहीं था। तो फिर मैं तो भी हिम्मत करके मैं बोला पहुंचना जरूरी है, आना वो बात की बात है। तो फिर गाड़ी को सेल्फ मारा, फिर देखा तो मेरे पास में ऑक्सीजन मास्क नहीं है। उस दिन शायद मेरे पास से पूरा ख़त्म हो गया था। तो और जेब में पैसे नहीं थे, तो फिर मैं वापस गाड़ी से उतरा और घर में गया, और वाइफ को बोला कि पैसे है क्या, कुछ मुझे ऑक्सीजन मास्क लेने का है। तो वाइफ को मेरे सब ये सब उसको आदत है सब चीज़ों की। तो वो मेरी वाइफ क्या बोलती मुझे कि ये आदमी पागल है, ये आदमी पागल है। और वो बिना कुछ संकोच के मुझे 500 की नोट देती है, और मैं उतने रात को ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल जाता हूँ 2:30 बजे, और वहाँ से मैं जो 150 रुपये का ऑक्सीजन मास्क मिलता है वो मैं 350 में मुझे परचेस करना पड़ता है। और मैं फिर वो ऑक्सीजन मास्क ऑक्सीजन लेके हिम्मत करके मैं वो वहाँ पे पहुँचता हूँ। तो वो लड़की को बोला कि आप मुझे गूगल लोकेशन भेजो आपके घर का। तो वो लड़की ने मुझे ऑक्सीजन जो गूगल लोकेशन, लेकिन सड़क का काम था तो रास्ता मुझे बराबर समझ भी नहीं आ रहा था गूगल मैप। तो उतने रात को मैं 3 बज गए होंगे, तो वहाँ से हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन की मुझे पुलिस की जीप दी। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे रात को 3 बजे क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि मैं एक ऑक्सीजन मास्क दे रहा हूँ, और मैंने उनको मेरा परिचय दिया कि मेरा नाम बाबा मेंढे। तो जैसे मैंने उनको मेरा नाम बताया कि मेरा नाम बाबा मेंढे और मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सा मतलब सपोर्ट किया। और वो वही एरिया के थे। उतने रात को फिर वो पुलिस के सहायता से मैं वो लेडीज के घर में, वो लड़की के घर में गया, और उनको ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिया, और वो दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज हो गए, और उनकी तबीयत अभी ठीक है। और उन्होंने मुझे जो दुआ दी, वो तीनों लड़कियों ने
तो एक प्यारा सा लड़का भी है, क्या नाम है उनका वाला? मेरा बेटा है स्वराज। उसके बारे में जैसा मेरी दीदी गई थी कोरोना की वजह से, तो हमारे घर में भी मेरे बड़े भाई और मेरी भांजी भतीजे उनको भी कोरोना हुआ। तो मैं घर में आया तो मेरे लड़के में भी दूसरे तीसरे दिन में वो सारी चीज़ें दिखी। तो मैं बोला अगर मैं कोरोना एक टेस्ट करूँगा तो ये डर जाएंगे। तो मैंने उसको कोरोना टेस्ट नहीं किया और डॉक्टर की सलाह लिया मैंने, और डॉक्टर को पूछा कि दोनों डॉक्टर ने बोले कि आप इसको टेस्ट कीजिए। तो मैंने मेरे लड़के को थोड़ा सा उसको हिम्मत दिया और कोरोना टेस्ट उसकी 2-3 दिन नहीं किया। और 2-3 दिन टेस्ट नहीं करने के बाद में एक दिन उसको वैसे मैंने जो डॉक्टर के सहायता उसको दवाई देना चालू कर दिया। और उसका जैसे जैसे एक दिन रात को क्या हो गया कि मेरे को 4-5 दिन के बाद में एक फ़ोन आया कि कोराडी से कि ऑक्सीजन हमको चाहिए। तो रात को 10:30 बजे थे, तो 10:30-11 बजे का समय था। और मेरा जो लड़का था उसकी तबीयत थोड़ी सी ये थी। तो मैंने बोला बेटा चल मैं तेरे को दवाखाना लेके जाता हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाखाना लेके जाता हूँ। और उसको मैंने अपने गाड़ी में बिठा के उसको, जिनको पहले ऑक्सीजन लगता था उनको पहले ऑक्सीजन दिया, और वहाँ से उसको मैं मेडिकल हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल में लेके गया और उसको बताया कि बेटा देख ये सब डर के मारे लोग हैं, ये डर है और बीमारी है, तो इससे डरना नहीं है तुमको, आपको डरना नहीं है। आपको हॉस्पिटल है, आपके पापा आपके साथ में, अपने पास में हर चीज़ है और आपको डरना नहीं है। तो उसकी जो, और आपको आपका विल पावर जगाना पड़ेगा। मैंने बेटे को बताया कि आपका जो विल पावर है उसको जगाना पड़ेगा। वो मेरे बेटे को ध्यान में आया कि ये जो लोग हैं, ये जो हॉस्पिटलाइज में है, ये बहुत से आधे से ज़्यादा डर के बारे में परेशान है। इनको बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है ना, सुविधा नहीं मिल रही, पैसे नहीं है। तो मैंने बेटे को बताया बेटा तेरे पास में ऐसी कुछ ये नहीं है, अपने पास में डॉक्टर भी है, अपने पास में ऑक्सीजन भी है, अपना होम क्वारंटाइन अपने पास में जगह भी है, और अभी तेरे को जो इस पर डर निकालना है, अपना विल पावर जगा के तू इससे ये कर। तो मेरे बेटे को समझ में आया। उतने रात को मैं 12 बजे उसको मेयो हॉस्पिटल ले गया, मेडिकल ले गया। वहाँ पे जो परिस्थिति उसको बताया वो उसको समझ में आया, और उसने बोले पापा मैं अब समझ गया हूँ ये सब चीज़ें क्या है। और दूसरे दिन मैं सो के उठा तो 7 बजे मेरा बेटा मेरे साथ में तैयार था। उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास ले गया, उसका बराबर ट्रीटमेंट किया, और 10 दिन के बाद में 4 दिन को उसका टेस्ट किया तो उसकी जो रिपोर्ट आई निगेटिव आई। वैसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? क्या जो भी आपके शहर में बाकी सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं आपको, तो आपका संदेश क्या रहेगा हमारे दर्शकों को? ये जो महामारी जो चालू है, ये कोरोना की जो महामारी जो चालू है, ठीक है, ये अभी ये पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज आया है, अभी तीसरा भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अभी तैयारी करके रखना। हमने दो अनुभव तो देख लिए हैं, ठीक है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों में जो लोग दुखी हो रहे हैं या डेथ हो रही लोगों की, वो 3-4 चीज़ है। एक डर सबसे बड़ा, और लोगों की आर्थिक परिस्थिति, और ये सबसे बड़ा, और उनकी बहुत सारी बीमारी, जो उनकी जो बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, और बहुत सारी बीमारी है, उसके वजह से उनका मृत्यु दर ज़्यादा हो रहा है। अगर हमने इस पे फोकस किए कि हमने जो ये जो चीज़ें हैं, डर और बहुत हमारी जो प्रॉपर जो पुरानी बीमारी है, आपने देखे होंगे जो ज़्यादातर लोग जो अभी जो कोरोना में जो जिनकी डेथ हो गई है, वो सब ये बीमारी भी उसमें बहुत बड़ा कारण है। तो ये जो बीमारी है हमको पहले से अपने ध्यान में रखना चाहिए, प्रॉपर दवाई लेना चाहिए, अब एक व्यक्ति की सहायता करना चाहिए, अपने परिवार जो है उनका साथ देना चाहिए, हमारे दोस्त है, पड़ोसी है, उनकी मदद करना चाहिए, और अपना ख्याल रहे, सोशल डिस्टेंस है, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, मास्क वापरना चाहिए, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में देना चाहिए। और जो है तीसरा जो बोल रहे हैं उससे हम लड़ सकते हैं, बस डर निकालना चाहिए। ये थे हमारे साथ में अभी बाबा मेंढे, नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता। आप हमारे न्यूज़ चैनल को WS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शासन के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। आप घर में रहेंगे, जैसे जैसे निर्देश शासन के आते हैं वैसे वैसे उचित उसका पालन करते रहे। धन्यवाद।